वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर्ट साउंड पार्ट 2 की, जिसमें हम जानेंगे कि अलग अलग अगर हर्ट के अलग अलग चैम्बर्स में कुछ ट्यूमर्स हो जाएं तो उसके कारण अगर हाँ जो नॉर्मल हर्ट साउंड प्रोड्यूस होती है उसके उसमें क्या क्या वेरिएशंस हमको देखने को मिल सकते हैं। तो उन्हीं में हम बात करेंगे। एक ट्यूमर है जिसका नाम है एट्रियल मिक्सोमा की। ऐसे ही कुछ ट्यूमर्स की, ऐसे ही कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस की हम बात करने वाले हैं हर्ट साउंड पार्ट 2 वाली वीडियो में। अगर आपने हर्ट साउंड पार्ट 1 वाली वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर के आप उसको देखिए, अदरवाइज कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए हर्ट साउंड पार्ट 1 वाली वीडियो को आप सबसे पहले जाकर के देखिए, देन पार्ट 2 वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। नोट्स के लिए आप जो है इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एट्रियल मिक्सोमा से। देखिए एट्रियल मिक्सोमा है क्या। एट्रियल मिक्सोमा एक बिनाइन ट्यूमर है। किसका? हर्ट का। ये मोस्ट कॉमनली आपको लेफ्ट एट्रियम में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। और ये किस तरीके का ट्यूमर है? पिडेंकुलेटेड ट्यूमर। पिडेंकुलेटेड मतलब एक तरीके से पेंडुलम की तरह लटका हुआ एक ट्यूमर है। और तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा जो है हर्ट है, और ये हर्ट के हमारे जो है चैम्बर्स हो गए, 4 चैम्बर। ये कौन सा हो गया? राइट एट्रियम हो गया। ये कौन सा हो गया? लेफ्ट एट्रियम हो गया। ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमने बात करी कि एक पिडेंकुलेटेड ट्यूमर है और ये आपको मोस्ट कॉमनली लेफ्ट एट्रियम में देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है, चलिए समझ लेते हैं। देखिए ये एक पिडेंकुलेटेड ट्यूमर था, ठीक है। इस तरीके से ट्यूमर जो है अराइज हुआ कहाँ से? ये था हमारा इंटर एट्रियल सेप्टम, यहाँ से अराइज हुआ ये, ठीक है। और अब ये पिडेंकुलेटेड ट्यूमर कुछ इस तरीके से लटका हुआ है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे हमारी क्या है? यहाँ पे है हमारी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती हैं, ठीक है। तो भैया ये देखो, ये प्लस का निशान जो है, ये ब्लड आ रहा है, इसका निशान है ये प्लस का। और ये देखो आपका ब्लड आया और आकर के जो है अब ये पिडेंकुलेटेड ट्यूमर है तो इस ट्यूमर को हिट करेगा। अब ये ट्यूमर क्या है? फोर्स के कारण ब्लड ने हिट किया ट्यूमर को, और ये ट्यूमर जो है आपका ऑलरेडी ओपन जो मिट्रल वॉल है ना, देखिए मिट्रल वॉल जो है उनकी इनलेट की अगर हम बात करें तो वो होती है 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रहेगा। जैसे ही जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने पुश किया इस पिडेंकुलेटेड ट्यूमर को, ये नीचे की तरफ आ गया और जो ऑलरेडी मिट्रल वॉल था उसमें आकर के जो है इसने हिट कर दिया है। और इस हिट करने के कारण हमको एक हर्ट, नाम क्या है उस साउंड का? उस साउंड का नाम है ट्यूमर प्लोप साउंड। ट्यूमर प्लोप साउंड। देखिए ये वही साउंड है जिसकी हमने पुरानी इस वीडियो में बात करी थी। चलिए देख लेते हैं। देखिए हमने जो पार्ट 1 वाली वीडियो थी इससे हमने जाना कि ब्लड जो है किस तरीके से एंटर करता है, हमने ये सब जाना। और हमने कुछ जो है आईवीसी जो है उसकी बात करी, हमने वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करी, ओपनिंग स्नैप और जो है एस्ट्रो हर्ट साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, आईवीआर, इसकी हमने बात करी। रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग एंड एट्रियल सिस्टोल सब हम देख चुके थे। और देखिए मेन जो पार्ट 1 वाली वीडियो से आपको सीखना है ना, वो है आपका ये वाला पार्ट। आपको ये वाला पार्ट जो है पार्ट 1 वाली वीडियो से सीखना है मेनली। देखिए इसी में जो लोग हैं वो गलतियां करते हैं। आपको क्या याद रखना है? नंबर 1 S1 प्रोड्यूस होगा, देन इजेक्शन क्लिक होगा, फिर S2 प्रोड्यूस होगा, फिर ओपनिंग स्नैप होगा, और फिर जो जिस ट्यूमर प्लोप साउंड की हमने यहाँ पे बात करी थी वो यही ट्यूमर प्लोप साउंड है जो कि आपको एट्रियल मिक्सोमा के केस में देखने को मिला, याद रहेगा। उसके बाद में हमने S3 S4 हर्ट साउंड को देखा, एंड देन अगेन जो है आपकी S1 हर्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, जो सिस्टोल वाला पीरियड है इसमें आपको S1 और इजेक्शन क्लिक देखने को मिलते हैं, और यही है। और IVR जो है इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? S2 हर्ट साउंड, ओपनिंग स्नैप वगैरह देखने को मिलते हैं। रैपिड वेंट्रिकल फिलिंग में ट्यूमर प्लोप साउंड, S3 हर्ट साउंड देखने को मिलेगा। देखिए वेंट्रिकल्स की फिलिंग ही तो हो रही थी जब ट्यूमर प्लोप साउंड सुनाई दिया। ट्यूमर प्लोप साउंड जो है हिट किया उसने आपके ऑलरेडी ओपन मिट्रल वॉल को, और हिट कब? ऑलरेडी ओपन मिट्रल वॉल हमने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाता है। ऑलरेडी ओपन मिट्रल वॉल मतलब अगर मिट्रल वॉल ओपन है तो उसमें एट्रिया से वेंट्रिकल में जो है ब्लड आ रहा होगा, मतलब वेंट्रिकल की फिलिंग हो रही होगी। तो हमने वही तो कहा हमने कि रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग वाली फेज में आपको ट्यूमर प्लोप साउंड सुनाई देगा, इसीलिए याद रहेगा। और आपको S3 हर्ट साउंड भी इसी में सुनाई देता है। डायस्टेसिस एक फेज आती है यहाँ पे S3 और S4 के बीच में। एट्रियल सिस्टोल भी एक फेज आती है जिसमें आपको S4 और S1 हर्ट साउंड सुनाई देते हैं। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं करना है इजेक्शन क्लिक को ओपनिंग स्नैप के साथ में। जो इजेक्शन क्लिक है वो आपका होता है A2P2O, यानी कि एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल की ओपनिंग।
लेकिन अगर जो ओपनिंग स्नब की बात करें वो भी आपकी ओपनिंग है, लेकिन वो मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व की है। तो इन दोनों को आपको कंफ्यूज नहीं करना है, यही सब हमने जाना था। और इनको हमने जो है डिटेल में लिखा भी था कि स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हर्ट साउंड क्या होता है, सब हमने बात करी। आपको याद रखना है कि लाउड जो है जेक्शन क्लिक और ओपनिंग स्नैप किन किन कंडीशंस में आपको देखने को मिल सकता है, ये भी आपको याद रखना है। और कुछ क्वेश्चंस थे जिनकी हमने बात करी थी, ये सारे आपको याद रखना है, तब जा करके आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो काफ़ी क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा ये एक बिनाइन ट्यूमर है हार्ट का, मोस्ट कॉमनली लेफ्ट एट्रियम में देखने को मिलेगा, पेडंकुलेटेड ट्यूमर है हार्ट का। देखिए जब हमने ऑस्कल्टेटिव फाइंडिंग करी तो हमको सुनाई दिया एक ट्यूमर प्लोप साउंड, जो कि एक लो पिच हर्ट साउंड होता है। देखिए हमने बात करी थी कि लो पूरी जो कार्डियोलॉजी है उसमें हम केवल और केवल 3 लो पिच हर्ट साउंड की बात करने वाले हैं, और वो है S3, S4 और ट्यूमर प्लोप साउंड। याद रहेगा, इनके अलावा कोई भी चौथा हर्ट साउंड ऐसा नहीं है जो कि लो पिच हर्ट साउंड हो। पूरी कार्डियोलॉजी में ये 3 ही लो पिच हर्ट साउंड है, याद रहेगा। इनको हम कैसे सुन सकते हैं, बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप से सुनेंगे। और हाई पिच जो हर्ट साउंड है, इन तीनों के अलावा जितने भी हर्ट साउंड है सारे हाई पिच हर्ट साउंड है, याद रहेगा। और इनको हम कैसे सुन सकते हैं, डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप से सुनेंगे, याद रहेगा। बेल वाला जो होता है छोटा सा पार्ट होता है, और डायफ्राम वाला जो होता है स्टेथोस्कोप का वो बड़ा वाला पार्ट होता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं आगे की। देखिए ट्यूमर प्लोप साउंड क्या होता है, ये सुनाई क्यों देता है, हमने वही कहा, ट्यूमर हिट करता है ऑलरेडी ओपन मिट्रल वॉल को। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ओपन मिट्रल वॉल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है स्टेटमेंट हो जाती है, तो इसको आपको भूलना नहीं है। व्हेन द ब्लड एंटरिंग इनटू लेफ्ट एंट्रियम, तो जब लेफ्ट एंट्रियम में जो है ब्लड आ रहा है तो जो ट्यूमर है वो हिट करेगा ऑलरेडी ओपन मिट्रल वॉल को, यही सब लिखा गया है। देखिए अगर किसी तरह से अगर आपने इस ट्यूमर को ट्रीट नहीं किया और इस ट्यूमर की साइज़ जो है बढ़ गई वक्त के साथ में, तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, मिट्रल स्टेनोसिस की तरह। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, अभी तो इतना सा ट्यूमर है, ठीक है, अगर इसकी साइज़ बढ़ गई तो ये कुछ इस तरीके से जो है आपके जो मिट्रल वॉल की इनलेट है उसको इसने जो है कवर कर लिया है, तो ये एक मिट्रल स्टेनोसिस की तरह बिहेव करेगा। स्टेनोसिस क्या होता है, देखिए स्टेनोसिस मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन या फिर संकुचन होना। तो उसमें क्या होगा कि मिट्रल जो है वॉल, ये मिट्रल वॉल है, नॉर्मली एट्रिया से जो है वेंट्रिकल में ब्लड आता है। अगर यहाँ पे ट्यूमर आ जाएगा तो ब्लड कैसे आ पाएगा, तो वो स्टेनोसिस की तरह बिहेव करेगा ना ये ट्यूमर। कब, जब इसको आपने ट्रीट नहीं किया और इसकी जो है साइज बढ़ गई। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मिट्रल स्टेनोसिस होता है, तो जो आपका प्रेशर है वो आपका लेफ्ट एट्रियम जो है उसमें बढ़ने लगेगा, और लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बढ़ेगा। तो देखिए लेफ्ट एट्रियम में जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है, इसके साथ साथ फिर पल्मोनरी वेन में जो प्रेशर होगा वो बढ़ेगा, और आ कहाँ से रही है पल्मोनरी वेन, लंग्स से। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा आपको, पल्मोनरी वेसल में जो है जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण आपको पल्मोनरी इडिमा देखने को मिलेगा। और पल्मोनरी इडिमा ऐसा पेशेंट जिसमें ट्यूमर प्लोप हर्ट साउंड आपको सुनाई दे रहा है, एट्रियल मिक्सोमा का है, उसमें पल्मोनरी इडिमा होगा और वो कहेगा डॉक्टर साहब मेरे को तो सांस लेने में दिक्कत है, मतलब ब्रेथलेसनेस है, याद रहेगा। अब हम बात करते हैं देखिए इस ट्यूमर की, कि इनको आपको और ट्यूमर से कंफ्यूज नहीं करना है। जब हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर की तो हमारा एट्रियल मिक्सोमा हो जाता है, लेकिन जब हम कहते हैं मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर, याद रखिएगा मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो हमारा एंजियोसार्कोमा हो जाता है, किसमें, एडल्ट्स में। ये आपको पैथोलॉजी का एक पॉइंट यहाँ पे मेडिसिन में दिखाया गया है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है इसको किसी भी चिल्ड्रन में, क्योंकि आपको ध्यान रखिए एडल्ट में जो है मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर एंजियोसार्कोमा होता है, चिल्ड्रन में जो है मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर वो होता है रेब्डोमायोसार्कोमा। तो आपको एंजियोसार्कोमा को रेब्डोमायोसार्कोमा से कंफ्यूज नहीं करना है, याद रहेगा। उसके बाद हम बात करें मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ हार्ट की, तो मोस्ट कॉमन जो ट्यूमर है हार्ट का वो होता है आपका मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस देखिए कैसे, मेटास्टेसिस का मतलब होता है सेकेंडरी मेटास्टेसिस, मतलब सेकेंडरी ट्यूमर। तो ये सेकेंडरी ट्यूमर क्या होता है, देखिए सेकेंडरी ट्यूमर का मतलब होता है कि ट्यूमर बना कहीं और है और उसका इफेक्ट आपको जो है हार्ट में या कहीं और पे देखने को मिल रहा है। अब चूंकि मोस्ट कॉमन सेकेंडरी ट्यूमर है हार्ट का मेटास्टेसिस, मतलब ट्यूमर बना कहीं और है, जैसे कि लंग्स में ट्यूमर जनरेट हुआ, वो ब्लड के थ्रू है जो है उसके कुछ पार्ट्स थे वो हार्ट में आ गए और हार्ट में आकर के भी ट्यूमर हो गया, तो उसको कहते हैं हम सेकेंडरी ट्यूमर। तो सेकेंडरी ट्यूमर जो है वो हार्ट में है, तो फिर प्राइमरी ट्यूमर कहाँ पे हुआ, लंग्स में, क्योंकि बना तो लंग्स में ही था ना। तो देखिए ओट सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग, लंग का एक जो है ये कैंसर है ओट सेल कार्सिनोमा, ये जब होता है तो उसके कारण जो है आपको मेटास्टेसिस हार्ट में भी देखने को मिलती है। ब्रेस्ट कार्सिनोमा होता है तो इसमें भी जो है आपको हार्ट की मेटास्टेसिस देखने को मिलती है। और मैलिग्नेंट मेलानोमा जहाँ पे स्किन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, यहाँ पे भी आपको हार्ट की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है, जो कि हम सेकेंडरी ट्यूमर के तौर पे देखते हैं।
याद रहेगा। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की। देखिए जब जब भी आपने एट्रियल मिक्सोमा को एग्जामिनेशन किया तो आपको क्या देखने को मिलेगा, नंबर 1 यहाँ पे ये एक ट्यूमर प्लोप साउंड है, नंबर 2 यहाँ पे एक मिड टू लेट डायस्टोलिक मर्मर, मतलब कि देखिए जो एट्रियल मिक्सोमा का पेशेंट है ना, इसमें आपको डायस्टोलिक मर्मर देखने को मिलते हैं। किस तरीके के हो सकते हैं ये, मिड टू लेट हो सकते हैं, याद रहेगा। उसके बाद में हमने जब एग्जामिन किया तो हमने जाना कि इसमें तो लंग के क्रेपिटेशन भी देखने को मिल रहे हैं। ये किस तरीके के क्रेपिटेशन होते हैं, बाइलेटरल एंड फाइन क्रेपिटेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं देखिए एट्रियल मिक्सोमा के इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस यहाँ पे जो हो जाती है वो होती है ट्रांस ईसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी। और जब हम ट्रीटमेंट की बात करें तो एक ही ट्रीटमेंट है इसका, सर्जिकल, आप इसको क्या करो, रिमूव करो सर्जिकली। रिसेक्शन इज द ट्रीटमेंट फॉर द एट्रियल मिक्सोमा, याद रहेगा। अब हम बात करें प्रोग्नोसिस की, बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, बचाव के लिए यही है जितना जल्दी इसको रिसेक्ट किया जा सके उतना ही बेस्ट है। अब हम बात करते हैं देखिए अगर बाई चांस जो है फॉर एग्जांपल देखिए ये ट्यूमर है, ठीक है। अब ये ट्यूमर अगर यहाँ पे है और इसके कुछ पार्ट टूट करके यहाँ आ जाते हैं वेंटिकल्स में, और वेंटिकल में जो है ये एओर्टा के थ्रू जो है आपके कहाँ चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है, तो वहाँ पे शॉक कर सकता है। तो उसकी ही हम बात कर रहे हैं कि देखिए अगर ट्यूमर जो है एम्बोलाइज कर गया है, उसका कुछ टुकड़ा टूट करके आ गया है, तो वो ब्रेन में चला जाएगा और ब्रेन में जा करके जो है वो क्या कर सकता है, TIA ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक्स के सिम्टम्स कर सकता है। इन सिम्टम्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट शॉक में चला जाएगा। अगर वो उसके जो एम्बोलाइज कर गया है ट्यूमर, वो टूट करके अगर जो है उसके कुछ पार्ट ब्रेन में चले गए तो TIA सिम्टम्स जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि कभी कभी उसको एक आंख से दिख रहा है, कभी कभी जो है दिखाई देना एक आंख से बंद हो गया है उसको। दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि कई बार जो पेशेंट है उसको वीकनेस आ रही है राइट हैंड में। राइट हैंड में भी अगर हम बात करें तो इंडेक्स फिंगर और जो थंब है उसमें उसके कुछ टाइम के लिए जो आपको वीकनेस देखने को मिलेगी, तो ये TIA सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। और सपोज कीजिए अगर ये ट्यूमर एम्बोलाइज करके हार्ट में ही रुक गया है तो वहाँ पे क्लोट का फॉर्मेशन कर देगा, जिसके कारण जो है एम्बोलाइजेशन की प्रोसेस जो है स्टार्ट हो सकती है। अब हम बात करते हैं सेकेंड मोस्ट ट्यूमर की, दैट इज़ एट आफ्टर द एट्रियल मिक्सोमा, दैट इज़ पेपिलरी इलास्टोमा। तो देखिए पेपिलरी इलास्टोमा में हो क्या रहा है, तो चलिए समझ लेते हैं। देखिए पेपिलरी इलास्टोमा जो है एक ऐसा ट्यूमर है जो कि ओरिजिनेट कर रहा है वॉल की ही लीफलेट से। देखिए ये हमारा वॉल थे, कौन कौन से, मिट्रल वॉल थे, और ये होता है हमारा ट्राइकस्पिड वॉल। हम बात करेंगे मिट्रल वॉल की, तो मिट्रल वॉल थी उसकी ये लीफलेट है, ठीक है, और यहीं से ये ट्यूमर जो है ओरिजिनेट कर रहा है। तो ये कैसे बिहेव करेगा, याद कीजिए, जिस तरीके से ट्यूमर प्लोप हर्ट साउंड की साइज बढ़ गई थी और वो बिहेव कर रहा था मिट्रल स्टेनोसिस की तरह, सेम ऐसे ही ये भी मिट्रल स्टेनोसिस की तरह ही बिहेव करेगा, याद रहेगा। इसकी इनलेट कितनी होती है मिट्रल वॉल की, हमने बताया था 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थोड़ी ना बदलने वाली है, ये तो वही रहने वाली है, ओके। अब हम बात करते हैं कि पेपिलरी इलास्टोमा है तो इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है। देखिए पेपिलरी इलास्टोमा हो चाहे एट्रियल मिक्सोमा, दोनों में ही आपको जो है मिट्रल स्टेनोसिस देखने को मिलेगी। अगर पेपिलरी इलास्टोमा है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारी हो जाती है TEE और TTE, यानी कि ट्रांस ईसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी और ट्रांस थोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी। देखिए ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट है इसका प्रोस्थेटिक वॉल्व, क्योंकि आप अब आप कहोगे कि क्या हम इसको जिस तरीके से हमने एट्रियल मिक्सोमा के केस को सर्जिकली क्या किया था, रिमूव किया था, क्या हम इसमें जो है इसको सर्जिकली रिसेक्ट नहीं कर सकते कि इस तरीके से इसको काटा और काट करके जो है इसको हम बाहर निकाल लें, कैसे नहीं कर सकते। देखिए कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े जितने भी सर्जन है ना वो खुद जो है इस सर्जरी को परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि इसको सर्जरी को अगर आप करने गए, आप इसको जो है ट्यूमर को अगर रिसेक्ट करना चाहेंगे तो वॉल ही इतना सॉफ्ट होता है कि वॉल ही जो है वो टूट करके गिर जाएगा, मतलब वॉल की ही क्या हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी। और आप रिसेक्ट करने जा रहे थे, आपको पता चला कि आप रिसेक्ट करने जा रहे थे इस ट्यूमर को, और पता चला कि आपने तो जो है वॉल को ही जो है रिसेक्ट कर दिया है, तो वो वॉल टूट सकता है क्योंकि वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो इसलिए इस कंडीशन में हम सर्जिकली इसको रिमूव नहीं करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, सर्जिकली इसको रिमूव करने के बाद में हमको जो है प्रोस्थेटिक वॉल को अप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रोस्थेटिक वॉल इज ओनली द लास्ट ट्रीटमेंट फॉर पेपिलरी इलास्टोमा, याद रहेगा। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ था, समझ लेते हैं। चलिए, एक यंग फीमेल है जो कि कंप्लेंट के साथ आती है इफर्ट इंटॉलरेंस, मतलब काफ़ी थक जाती है। शी गेट टायर्ड वेरी सून, सी वॉज प्रेस्क्राइब्ड आयरन सप्लीमेंट, उसको आयरन सप्लीमेंट दिए गए, बट हर सिम्टम्स वर नॉट रिलीव्ड व्हेन शी केम बैक आफ्टर 1 to 2 month। जब वो 1 से 2 महीने के बाद आई तो उसके सिम्टम्स जो है उनमें राहत नहीं देखने को मिली, रिलीव नहीं हो रहे उसके सिम्टम। हर ब्रेथलेसनेस, उसकी जो ब्रेथलेसनेस थी वो इंक्रीज हो जाती है।
अब यहाँ तक तो हमको समझ में आया कि वो कहती है कि डॉक्टर साहब मैं जो है जल्दी थक जाती हूँ और मेरे को जो है सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत है। 1-2 महीने पहले आई थी तो आपने मेरे को आयरन सप्लीमेंट्स दिए थे, लेकिन मेरे तो सिम्टम्स जो हैं अभी भी जो है काफ़ी पेचीदा मेरे को समझ में आ रहे हैं कि मेरे को जो है अभी भी उनमें रिलीव नहीं है जो सिम्टम्स हैं उनमें। तो यहाँ तक तो हमको जो है पेशेंट की कंडीशन पे जो है हमने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब जैसे ही पेशेंट ने कहा कि मेरे को जो है प्लेटिपनिया है, मतलब जैसे ही पेशेंट कहता है कि जैसे ही मैं लेटती हूँ या जैसे ही मैं बैठती हूँ तो मेरे को क्या होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो हम समझ गए कि भैया ये कहीं ना कहीं जो है आपकी और जो है ये आपका प्लेटिपनिया हो सकता है, ऑर्थोपनिया हो सकता है। हमारी 6 इंडिया 7 इंडिया जो है जाग गई कि भैया ये प्लेटिपनिया ऑर्थोपनिया का केस हो सकता है। देखिए प्लेटिपनिया क्या होता है कि आपकी इसमें जो ब्रेथलेसनेस है वो इंक्रीज हो जाती है सिटिंग पोजीशन में, मतलब जैसे ही बैठने चाहेंगे ना तो आपको प्लेटिपनिया हो जाएगा। देखिए होता क्या है दरअसल, फॉर एग्जांपल किसी को सपोज कीजिए एट्रियल मिक्सोमा है, ठीक है। अब एट्रियल मिक्सोमा का अगर हम यहाँ डायग्राम देखें, ठीक है। अब नॉर्मली अगर आप जो है लेटे हुए हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये ट्यूमर जो है इसी कंडीशन में रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप खड़े होंगे या बैठेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये ट्यूमर जो है जो ऑलरेडी ओपन मिट्रल वॉल है यहाँ पे आकर के क्या करेगा, हिट करेगा और एक मिट्रल स्टेनोसिस की तरह बिहेव करेगा। मतलब अब जो है ब्लड वो लेफ्ट एट्रियम से जो राइट लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें आने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि मिट्रल स्टेनोसिस की तरह बिहेव करेगा। कब? जब आप बैठेंगे तब खड़े होंगे, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा, ग्रेविटी काम करेगी। ग्रेविटी काम करेगी तो ट्यूमर जो है नीचे की तरफ आकर के जो है मिट्रल स्टेनोसिस की तरह बिहेव करेगा, जिसके कारण मैंने बताया पल्मोनरी इडिमा होगी और ब्रेथलेसनेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अब समझ में आया कि इस पेशेंट में ब्रेथलेसनेस क्यों है। ओके, तो हमने जाना कि जब पेशेंट ने हमको बताया कि जैसे ही मैं बैठती हूँ मेरे को क्या देखने को मिलता है यहाँ पे जो है जैसे ही मैं बैठती हूँ सिटिंग पोजीशन में मेरी जो सांस है वो तेज़ हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। हम समझ गए भैया इसको प्लेटिपनिया है, मतलब कहीं ना कहीं इसका जो डायग्नोसिस हो सकता है वो है एट्रियल मिक्सोमा। याद रहेगा एट्रियल मिक्सोमा क्या होता है, हमने किस तरीके से इसको क्लिनिकली आइडेंटिफाई किया, हमने सब बात कर ली है। अब चलिए देख लेते हैं ऑर्थोपनिया क्या होता है। देखिए ऑर्थोपनिया होता है अगर आप सुपाइन पोजीशन में लेटे हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पैर हैं, ठीक है, ये आपके पैर हैं और ये आप जो है लेटे हुए हैं। ओके, तो ये आपका फेस है और इस तरीके से आप लेटे हुए हैं, तो ये पोजीशन जो हो जाती है हमारी वो सुपाइन पोजीशन हो जाती है। तो इस तरह हम कंप्लीट कर चुके हैं पैपिलरी इलास्टोमा को और हमने देख लिया है किसको, एट्रियल मिक्सोमा को भी। तो चलिए अब हम नई डिजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, नई ट्यूमर के बारे में बात कर लेते हैं, नई कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं रिलेटेड टू हार्ट। तो चलिए देख लेते हैं, नाम है क्या है, ट्यूबुलर पेरिकार्डाइटिस। ट्यूबुलर मतलब यहाँ पे आपको टीबी की फाइंडिंग देखने को मिलेगी और पेरिकार्डाइटिस मतलब यहाँ पे आपको जो है हार्ट की जो है इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। देखिए जहाँ पे भी आइटिस आ जाता है या आप पैथोलॉजी में पढ़ चुके होंगे वहाँ पे आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन होता ही है। तो चलिए अब देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट हम देख लेते हैं पैथोलॉजी का। देखिए मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो होता है ना वो क्या होता है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी होता है। याद रहेगा मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो होता है उस केस में आपको सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है। अगर बाई चांस सपोज कीजिए सर्वाइकल लिम्फ नोड जो है अगर ये एनलार्ज कर जाता है और ये बस्ट कर गया तो ये कोल्ड एब्सेस को डेवलप कर सकता है। तो अब इसकी फाइंडिंग क्या है, क्वेश्चन क्या आएगा अगर एग्जाम में आता है इससे रिलेटेड, तो साइट ऑफ गोन्स फोकस इन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। क्या, फिर से सुनिएगा, साइट ऑफ गोन्स फोकस इन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो हमारा जो साइट हो जाता है वो हो जाता है टोंसिल, क्योंकि टोंसिल में आपको गोन्स फोकस देखने को मिलते हैं। इन केस ऑफ सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी मतलब पेशेंट ऑफ सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी में आपको ये सब देखने को मिलेगा। ओके, एक की पॉइंट हम बता देते हैं। देखिए जो गाल ब्लेडर होता है ना, गाल ब्लेडर की कोई भी डिजीज़ होती है तो उसके कारण जो है डायफ्राम जो होगा वो इरिटेट हो जाएगा। अब इसकी पेन को जो कैरी करने का काम होगा फ्रेनिक नर्व का होगा। फ्रेनिक नर्व क्या करेगी, डायफ्राम के इरिटेट होने के कारण फ्रेनिक नर्व भी इरिटेट हो गई है। अब उसके कारण जो है पेन वो आपके राइट शोल्डर में जो है पेशेंट को फील होगा। याद रहेगा, फिर से सुनिएगा, गाल ब्लेडर डिजीज़ में डायफ्राम इरिटेट हुआ, फ्रेनिक नर्व इरिटेट हुई और जो पेन होगा वो पेशेंट को राइट शोल्डर में फील होगा। ठीक है, अब हम एक डिजीज़ बात करेंगे जिसमें पेन जो है पेशेंट को लेफ्ट शोल्डर में फील होने वाला है, इसलिए हमने थोड़ा गाल ब्लेडर की बात कर ली ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि गाल ब्लेडर डिजीज़ में आपको पेन राइट में देखने को मिलेगा, राइट शोल्डर में, जबकि जो है ट्यूबुलर पेरिकार्डाइटिस जो पेन है वो आपको जो है लेफ्ट शोल्डर में देखने को मिलता है। तो चलिए हम समझ लेते हैं। देखिए ट्यूबुलर पेरिकार्डाइटिस है तो इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं। पेशेंट जब रेस्ट करेगा तब उसको क्या होगी, चेस्ट पेन देखने को मिलेगी। चेस्ट पेन की फाइंडिंग होगी जब पेशेंट रेस्ट करेगा। मोस्ट कॉमन हिस्ट्री होती है पेशेंट की हमारी, पेशेंट को नाइट सेट आएंगे, रात में जो है पसीने वगैरह आया करेंगे और
पेशेंट को लो ग्रेड फीवर होगा और इवनिंग में जो है वो इंक्रीज हो जाएगा फीवर। और इनवॉलंटरी वेट लॉस, देखिए हमारी सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है इनवॉलंटरी वेट लॉस, क्योंकि चूँकि पेशेंट जो है उसको हो गया है ट्यूबुलर पेरिकार्डाइटिस, इसके कारण आपको देखने को मिलेगा पेशेंट में लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, जिसके कारण हम देखते हैं कि इनवॉलंटरी वेट लॉस हुआ है। और इसके कारण पेशेंट का कितना वेट लॉस होगा, 6 मंथ के अंदर जो है पेशेंट का 5% वेट जो होता है वो लॉस हो जाता है। याद रहेगा, इस 5% को कई बुक्स जो है 10 पाउंड के नाम से भी लिखती हैं, तो इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब जब हमने इस ट्यूबुलर पेरिकार्डाइटिस की एग्जामिनेशन करी, ऑस्कल्टेटिव फाइंडिंग में हमने पाया कि यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब देखने को मिलता है, जो कि एक स्क्रैची साउंड है। अब हम एक जनरल डॉक्टर जो होता है वो एक कंफ्यूज हो सकता है कि भैया स्क्रैची साउंड जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्लूरल रब के कारण और एक होता है पेरिकार्डियल रब के कारण। तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि जो साउंड आपने ऑस्कल्टेटिव फाइंडिंग में सुना है वो स्क्रैची साउंड है, आपको ये सुनाई देगा कि यार ये तो स्क्रैची साउंड है, आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि ये प्लूरल रब के कारण है या पेरिकार्डियल रब के कारण है। तो चलिए समझ लेते हैं। इसके लिए हम पेशेंट को कहते हैं कि भैया आप जो है थोड़ा सा अपनी जो ब्रेथ है उसको होल्ड कर लो, ब्रेथ होल्डिंग कहते हैं हम इसको। ओके, ब्रेथ होल्डिंग। तो जब देखिए जब पेशेंट ब्रेथ होल्ड करेगा, साउंड परसिस्ट ऑन ब्रेथ होल्डिंग, मतलब हम पेशेंट को ब्रेथ होल्ड करने की कहेंगे। अब अगर ब्रेथ होल्ड हो गई, ठीक है, उस कंडीशन में तो जो है प्लूरल रब आपको नहीं सुनाई देगा, क्योंकि प्लूरल रब तो लंग्स के कारण है, ठीक है, और पेरिकार्डियल रब जो है वो हार्ट में है। तो अगर हम पेशेंट को कहें कि भैया आप जो है ब्रेथ को होल्ड कर लो, तो किसी भी कंडीशन में आपको प्लूरल रब नहीं सुनाई देगा। मतलब अगर ब्रेथ होल्ड करने में भी आपको साउंड सुनाई दे रहा है तो वो आपका पेरिकार्डियल रब है, ठीक है, याद रहेगा। और अगर आपको प्लूरल रब को जो है सुनना है तो आप कैसे सुनेंगे, हम पेशेंट को कहते हैं कि भैया आप जो है डीप इंस्पायरेशन लो, तो आपको जो है बेस्ट सुनाई देगा प्लूरल रब, याद रहेगा। डीप अगर साउंड पर ब्रेथ परसिस्ट, मतलब कि अगर ब्रेथ को होल्ड कर लिया जाए और फिर भी साउंड अगर परसिस्ट कर रही है तो वो पेरिकार्डियल रब है। और अगर डीप इंस्पायरेशन में आपने सुना एक स्क्रैची साउंड आपको सुनाई दे रहा है, मतलब वो प्लूरल रब की बात हो रही है, याद रहेगा। ओके, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब जो होता है इसमें क्या होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की उसकी इन्फ्लामेशन हो गई है, इसके कारण आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे सीरोफिब्रिनस एक्सुडेट जो है वो प्रेजेंट है। ओके, इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं। देखिए हम इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करा सकते हैं किस केस में, ट्यूबुलर पेरिकार्डाइटिस के केस में। तो देखिए इन्वेस्टिगेशन हम पता लगाने के लिए नंबर 1 ईसीजी फाइंडिंग करा लेंगे, नंबर 2 पे हम इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं और नंबर 3 पे हम सीबी नाट टेस्ट कर सकते हैं, इसको जीन एक्सपर्ट टेस्ट भी कहते हैं। तो चलिए देखिए ईसीजी जो है उसका बेसिक रूल क्या कहता है, ईसीजी का बेसिक रूल कहता है अगर किसी पेशेंट को जो है चेस्ट पेन हो रहा है, स्पेशली रेस्ट कर रहा है वो, तब चेस्ट पेन हो रहा है तो आप उसका ईसीजी कर दीजिए। और हमने तो देखा कि जो ट्यूबुलर पेरिकार्डाइटिस का पेशेंट है इसमें तो चेस्ट पेन एट रेस्ट है ही, मोस्ट कॉमनली हिस्ट्री है ये पेशेंट की। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये मैंने नहीं बताई, चेस्ट पेन एट रेस्ट। देखिए जो हमने बताया कि गॉल ब्लेडर जो है उसमें राइट शोल्डर में पेन होता है, हम बात करें चेस्ट पेन एट रेस्ट की, तो इसमें जो पेन को कैरी करने का काम होगा वो फ्रेनिक नर्व का होगा, वो चेस्ट पेन को कैरी करेगी पेरिकार्डाइटिस के पेन को, और ये पेन आपके लेफ्ट शोल्डर में जो है रेडिएट होगा, याद रहेगा। लेकिन गॉल ब्लेडर से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ होगी उसका पेन आपको राइट शोल्डर में जो है अपीयर होगा, इस चीज़ को आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना है। इस चीज़ को देखिए अगर आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हैं कि यार हम कैसे याद रखें कि लेफ्ट शोल्डर में पेरिकार्डाइटिस की होगी, गॉल ब्लैडर की जो है राइट शोल्डर में, देखिए बहुत ही इजी स्टेप है। देखिए हम समझ लेते हैं कि सपोज कीजिए ये हमारी बॉडी है, ठीक है, अब आपका राइट जो फॉर एग्जांपल ये थोड़ा बड़ा बना लेते हैं हम। ओके, देखिए आपका जो गॉल ब्लैडर वो कहाँ होता है, वो मिड लाइन है, ये मिड लाइन है, इसके राइट साइड में होता है, ठीक है, राइट साइड में तो गॉल ब्लैडर होता है तो पेन भी राइट शोल्डर में होगी, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। लेकिन हम बात करें हार्ट की तो हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट में इधर होता है, हम इतना जानते हैं, है ना, इधर होता है, तो इसकी पेन कहाँ होगी, आपकी लेफ्ट शोल्डर पे होगी। तो इस तरीके से आप एक ट्रिक से जो है एक बेटर ओरिएंटेशन से आप क्लियरली याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अब देखते हैं। देखिए ईसीजी फाइंडिंग हमने देख ली, ईसीजी हमको करवाना है। ये देखिए हमारा नॉर्मल ईसीजी होता है, इसमें हमने क्या जाना कि ये हमारी पी वेव है, ठीक है भाई, ये पी वेव हो गई, ये जो है हमारी क्यू वेव है, ये क्या हो गया, क्यू आर एस सेगमेंट हो गया, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो गया। उसके बाद में ये जो है हमारा ये हो जाता है एस टी सेगमेंट, ये हो जाती है टी वेव हमारी। इंटरवल की बात करें तो ये पी आर इंटरवल, ये पी आर इंटरवल और ये पी आर सेगमेंट हो गए, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो गया, ये एस टी सेगमेंट हो गया और ये आपका क्यू टी इंटरवल हो गया। इसी से आप जो है बेटर ओरिएंटेशन से आप इस इमेज के जरिए जो है बड़ा आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमारे ईसीजी में नॉर्मली ऐसा होता है, इस तरीके से पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, टी वेव, एस वेव, टी वेव आपको देखने को मिलती हैं।
अब देखिए हुआ क्या है, जो ट्यूबुलर पेरिकार्डाइटिस है इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। ओके चलिए समझते हैं। देखिए ट्यूबुलर पेरिकार्डाइटिस में जब आप ईसीजी निकालने जाएंगे ना पेशेंट का, तो आपको नज़र आएगा कि भैया यहाँ पे तो एसटी सेगमेंट की एलिवेशन हो गई है, उसके साथ साथ आपको कॉनकेव भी देखने को मिल रहा है, कॉनकेविटी देखने को मिल रही है, वो भी अपवार्ड। मतलब यही कि देखिए एसटी सेगमेंट कौन सा था हमारा, ये था हमारा एसटी सेगमेंट। ठीक है, ये एसटी सेगमेंट देखिए उप गया, जो है ऊपर की तरफ एलिवेट हो गया है। तो देखिए ये जो है ना, ये कॉनकेव होता है, इस तरीके का कॉनकेव होता है और इस तरीके का कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, ये कॉनकेव है और इस तरीके का कॉन्वेक्स होगा। तो और ये हमारा एसटी सेगमेंट था। अब नॉर्मली एसटी सेगमेंट कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एसटी सेगमेंट देखिए आपको उठा हुआ देखने को मिल रहा है, एलिवेट हो गया है। तो ट्यूबुलर पेरिकार्डाइटिस में आपको एसटी सेगमेंट की एलिवेशन देखने को मिलेगी विद कॉनकेव अपवार्ड। ये अपवार्ड मतलब ऊपर की तरफ, और कॉनकेविटी देखो आपको ये कॉनकेविटी देखने को मिल रही है, याद रहेगा। साथ ही साथ में ये टी वेव थी हमारी, ये वाली, और टी वेव का आपको अपवर्जन देखने को मिल रहा है। तो ट्यूबुलर पेरिकार्डाइटिस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एसटी सेगमेंट की एलिवेशन विद कॉनकेव अपवर्ड्स विद टी वेव अपवर्जन। और ट्यूबुलर पेरिकार्डाइटिस को आपको कंफ्यूज नहीं करना है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के साथ में, जिसमें आपको एसटी सेगमेंट की एलिवेशन तो है ही, साथ ही साथ में कॉन्वेक्स अपवर्ड है। देखिए एसटी सेगमेंट एलिवेट तो हो गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये जो है कॉन्वेक्सिटी देखने को मिल रही है, कॉन्वेक्स देखने को मिल रहा है। और ये आपको देखने को मिलेगा मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में विद टी वेव इन्वर्जन। टी वेव इन्वर्जन ऐसा इसी अगर आपको देखने को मिले, समझ जाइए मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की बात हो रही है। तो चलिए हम बात करते हैं एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में हुआ क्या है। देखिए एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में हम जानते हैं कि हमारी ईसीजी की कितनी होती हैं, 12 लीड्स होती हैं। 12 लीड्स में से जो 11 लीड्स हैं वो सब एसटी एलिवेशन विद कॉनकेव अपवर्ड दिखाएंगी, लेकिन एक लीड जो होती है वो आपको दिखाएगी एक्सेप्ट इन एवीआर। एवीआर लीड आपको दिखाती है रेसिप्रोकल चेंज ऑफ एसटी डिप्रेशन। मतलब इसमें देखो ये एसटी सेगमेंट था, इसका आपको डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, टी वेव का भी इन्वर्जन देखने को मिल रहा है। तो भैया ऐसा क्यों, हमने तो जानना था कि ट्यूबुलर पेरिकार्डाइटिस में सारे के सारे जो है एसटी सेगमेंट एलिवेशन विद कॉनकेव अपवर्ड है विद टी वेव अपवर्जन, लेकिन यहाँ पे तो जो है बिल्कुल ही उल्टा आपको मिरर इमेज जैसा देखने को मिल रहा है। देखिए ऐसा होता है, ये नॉर्मली आपको नॉर्मल पर्सन में भी देखने को मिलेगा। नॉर्मल पर्सन में जो एवीआर लीड होती है ना, उसमें पी वेव और टी वेव जो होती है ऑलवेज अपसाइड डाउन होती है। तो देखिए पी वेव और टी वेव तो अपसाइड डाउन है ही, साथ ही साथ में एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको बताएगा। देखिए 12 में से 11 लीड जो हैं, अगर वो एसटी सेगमेंट एलिवेशन विद कॉनकेव अपवर्ड दिखा रही हैं, मतलब आपको समझ जाना है कि उस पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस है। ठीक है, तो ट्यूबुलर पेरिकार्डाइटिस में हमने समझ लिया कि इसको पेरिकार्डाइटिस तो है इस पेशेंट को, ये हमने जान लिया। लेकिन अब हमको ये जानना है कि इसको टीबी है कि नहीं। तो ये हमारा जानना जो है एक मोटिव हो जाता है। तो हमने जान लिया कि अगर 12 में से 11 लीड जो है वो दिखा रही हैं आपको एसटी सेगमेंट एलिवेशन विद कॉनकेव अपवर्ड, मतलब इसको जो है पेरिकार्डाइटिस तो है। अब हम जानते हैं चलिए कि इसको टीबी है कि नहीं। हमने क्या कर दी, इकोकार्डियोग्राफी कर दी, ये हमको दिखाएगी मिनिमल कार्डियल इफ्यूजन प्रेजेंट है कि नहीं, जिससे हमको पता चलेगा कि इस पेशेंट को टीबी है कि नहीं। देखिए जो नॉर्मली हमारा हार्ट है ना, उसके आसपास 20 से 50 ml फ्लूइड जो होता है प्रेजेंट होता है, याद रहेगा। और किस लिए होता है, ल्यूब्रिकेशन पर्पज़ के लिए होता है। अगर किसी कंडीशन में जो है ज़्यादा फ्लूइड हो जाए, ये 20 से 50 नॉर्मली होता है, अगर किसी कंडीशन में ज़्यादा हो गया, जैसे कि इन्फ्लामेटरी प्रोसेस टीबी में जो होता है, ये फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है आपको क्या करना होगा, पल्मोनरी टीबी के केस में आपको स्पुटम सीबी नाट को परफॉर्म करना होगा। सीबी नाट का फुल फॉर्म है कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, ये एक पेरिकार्डियल जो फ्लूइड है, देखिए पेरी मतलब चारों और कार्डियल मतलब हार्ट के चारों तरफ जो फ्लूइड है, जो कि नॉर्मली 20 से 50 ml होता है, उस पर हम जो टेस्ट करते हैं पीसीआर बेस्ड टेस्ट, नाम क्या है उसका, सीबी नाट या जीन एक्सपर्ट कहते हैं हम उसको। ये हमको बताएंगे कि इस पेशेंट को जो है टीबी है कि नहीं। ठीक है, अब ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं, ट्यूबुलर पेरिकार्डाइटिस। देखिए पेरिकार्डाइटिस का हमको पता किससे चला, ईसीजी से हमने पता लगा लिया। और ट्यूबुलर यानी कि टीबी है कि नहीं, ये हमको कैसे पता चला, इकोकार्डियोग्राफी विद सीबी नाट, इनसे हमने पता लगा लिया। ट्रीटमेंट क्या होगा, देखिए टीबी है तो एंटी ट्यूबुलर ट्रीटमेंट देंगे हम, और कब तक देना है आपको, 6 महीने तक देना है, याद रहेगा। अब हम बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि भैया कॉम्प्लिकेशन क्या हो रही है ट्यूबुलर पेरिकार्डाइटिस के पेशेंट में। तो चलिए समझ लेते हैं। देखिए कॉम्प्लिकेशन ये है कि पेशेंट को कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो रहा है अगर आप इसको ठीक कर रहे हैं। देखिए ट्यूबुलर पेरिकार्डाइटिस किसी पर्सन को हुआ, अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो उसको कार्डियक टेम्पोनेट हो जाएगा। नॉर्मली तो क्या होता है, हार्ट के अराउंड 20 से 50 ml फ्लूइड होता है, इसमें 200 से 250 ml फ्लूइड हो जाएगा, कार्डियक टेम्पोनेट हो जाएगा। और ये तो और भी सीवियर कंडीशन हो सकती है, कब, जब आपने इसको ट्रीट नहीं किया। लेकिन अगर आपने ट्यूबुलर पेरिकार्डाइटिस को ठीक किया किसी कंडीशन में, तो भी पेशेंट को जो है उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट को हो जाएगा कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस।
पेशेंट को क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस हो जाएगा। कब, अगर ट्रीट नहीं किया तो उसको कार्डियक टैम्पोनेट हो जाएगा, और अगर उसको ट्रीट किया तो उसको हो जाएगा कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस। याद रहेगा। मतलब ये है सीक्वल ऑफ ट्रीटेड केस ऑफ ट्यूबुलर पेरिकार्डाइटिस। मतलब आपने अगर ट्यूबुलर पेरिकार्डाइटिस को ठीक किया तो उसको हो जाएगा कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। मतलब अगर आप ट्यूबुलर पेरिकार्डाइटिस का पेशेंट आता है, ठीक नहीं करेगा तो वो वैसे मरेगा, अगर आपने उसको ट्रीट कर दिया तो वो वैसे मरेगा। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है। देखिए नॉर्मली ये हमारा क्या होता है, हार्ट की वेंट्रिकल्स होती हैं, ठीक है। अब हार्ट में क्या आता है, इतना ब्लड आया, देखिए ब्लड आया, और ब्लड कितना आता है, 130 ml आता है, ब्लड एंटर करता है, ठीक है, जिसमें से 80 ml ब्लड ही जो होता है वो इजेक्ट आउट होता है, ये हमने पहले ही बता दिया था। अब ब्लड आकर के जो है, जो वेंट्रिकल्स की जो मसल्स है ना, इन पे एक तरीके का ब्लड जो होता है हिट करता है मसल को, और मसल क्या होंगी, स्ट्रेच हो जाएंगी, जिसके कारण वेंट्रिकल जो होते हैं वो डायलेट कर जाते हैं विद एवरी बीट ऑफ हार्ट। ऐसा आपको देखने को मिलता है। ये होता है हमारे नॉर्मल पर्सन में, याद रहेगा। नॉर्मली एंड डायस्टोल वॉल्यूम कितना होता है, 130 ml, ये 130 ml है, ओके, 130 ml आपको देखने को मिलता है। लेकिन कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस के पेशेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि भैया इसमें आपको जो है कैल्शिफाइड वेंट्रिकल देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, देखिए calcification like egg cell development around the heart of a person which will limit the filling of heart from outside। मतलब ये वेंट्रिकल थी, वेंट्रिकल के चारों तरफ आपको ये जो है थिक जोन ऑफ कैल्सिफिकेशन देखने को मिल रही है वाइट कलर की, ठीक है। इसके कारण आपको देखने को मिलेगा जो वेंट्रिकल्स हैं, नॉर्मली क्या होता था, ब्लड आता था, वेंट्रिकल्स डायलेट कर जाते थे। अब यहाँ पे थिक जोन ऑफ कैल्सिफिकेशन हो गई, तो ब्लड के आने से जो है ये देखिए ये ब्लड जो है आ रहा है इस तरफ, इसके आने के कारण जो है ये वेंट्रिकल चाहते हैं कि ये डायलेट हों, लेकिन थिक जोन ऑफ कैल्सिफिकेशन के कारण ये ब्लड वापस जो है, मतलब ब्लड इधर की तरफ आया, वापस ब्लड को जो है दूसरी तरफ जो है भेज दिया गया। मतलब इसके कारण आपको जो है एक टर्बुलेंस देखने को मिलेगी, टर्बुलेंस क्रिएट हो गई है, क्योंकि वेंट्रिकल्स डायलेट तो कर ही नहीं रहे हैं, नॉन डायलेटेबल या नॉन कंप्लाइंट वेंट्रिकल्स हो गए हैं यहाँ पे, स्टिफ या रिजिड वेंट्रिकल्स हो गए हैं यहाँ पे। तो इस कंडीशन में ब्लड जो है वो रिलेटिवली पहली बात तो कम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो हार्ट है वो रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, तो ब्लड कम आ रहा है, ऊपर से जो है टर्बुलेंस भी क्रिएट हो गई। तो ये आपको देखने को मिली प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस के केस में। ये आपका ट्रीटेड केस ऑफ ट्यूबुलर पेरिकार्डाइटिस की कॉम्प्लिकेशन है, और ये आपकी अनट्रीटेड केस ऑफ ट्यूबुलर पेरिकार्डाइटिस की कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। अब हमने जान लिया कि कैल्सिफिकेशन हो गई थी एक्सेल के जैसे अराउंड द हार्ट, टर्बुलेंस क्रिएट हुई डायस्टोल में, जिसमें आपका ब्लड जो है स्ट्राइक करता है कैल्सिफाइड वेंट्रिकल्स पे। ऑस्कल्टेटिव फाइंडिंग में हमने पाया कि यहाँ पे आपको जो साउंड देखने को मिलता है उस साउंड का नाम है, इसको आपको भूलना नहीं है, नाम क्या है, पेरिकार्डियल शडर, या इसी को हम पेरिकार्डियल शोक भी कहते हैं, या इसी को पेरिकार्डियल नॉक भी कहते हैं। देखिए एग्ज़ाम जो है उसमें जिपमर की एग्ज़ाम में पूछा गया था, जिपमर की एग्ज़ाम में पूछा गया था, पेरिकार्डियल शोक या पेरिकार्डियल नॉक वर्ड को यूज़ किया था, क्योंकि उनको पता है पेरिकार्डियल शडर अगर यूज़ किया तो बच्चे को पता है कि यार वो उसका आंसर दे देगा ये क्या होता है। लेकिन जिन्होंने डीप में स्टडी की है वो जानते हैं कि पेरिकार्डियल शोक और पेरिकार्डियल नॉक भी इसी का दूसरा नाम है, तो उन्होंने जो है जिपमर एग्जाम में इन टर्म्स को यूज़ किया, तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। आगे हम बात करते हैं पेरिकार्डियल शडर जो होता है इज ऑलवेज हेयर आफ्टर ओपनिंग स्नैप। जैसे ही ओपनिंग स्नैप होती है, देखिए ये हमारी ओपनिंग स्नैप थी, ओपनिंग स्नैप के तुरंत बाद में आपको क्या सुनाई देगा, आपको पेरिकार्डियल शडर हमेशा सुनाई देगा, याद रहेगा। ये हमने देख रखा है, ओपनिंग स्नैप ये थी, और आपको जो है पेरिकार्डियल शडर देखने को मिल रहा है इन केस ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ध्यान रखिएगा जो पेरिकार्डियल शडर है ये शटर नहीं, एक्चुअली ये शटर है, ओके गलत टाइप हो गया था, अब इसको हमने सही कर दिया है। देखिए जो पेरिकार्डियल शडर है ये आपकी किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलता है कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में सुनाई देगा, ओपनिंग स्नैप के बाद में होगा। ये एक हाई पिच हर्ट साउंड है, हमने बताया था S3 S4 और ट्यूमर प्लोप साउंड, यही तीन हैं जो कि आपके लो पिच हर्ट साउंड है, बाकी सारे कैसे होते हैं, हाई पिच हर्ट साउंड है। और ये पेरिकार्डियल शडर जो है ये मिमिक करता है आपके थर्ड हर्ट साउंड को, देख लीजिए ये थर्ड हर्ट साउंड था आपका, इसको मिमिक कर दिया पेरिकार्डियल शडर ने इन केस ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। मतलब कैन लिसन एट द टाइम ऑफ S3, मतलब जो थर्ड हाउट साउंड है ना उसके टाइम पे आप इस पेरिकार्डियल शडर को सुन सकते हैं बाय द डायफ्राम ऑफ स्टेथोस्कोप। और S3 कैसा था, S3 तो हमारा जो था लो पिच हर्ट साउंड था, तो उसको हमने कैसे सुना, बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप से सुना था, याद आया। ओके तो हमने ऑस्कल्टेटिव फाइंडिंग करी, पेरिकार्डियल शडर हमको पाया डायस्टोल की फेज में एंड रैपिड वेंट्रिकुलर फेज में हमने इसको सुना। ये हमारी नॉर्मल जो है हम पार्ट 1 वाली वीडियो में ही इसको समझ चुके थे, एक बार फिर देख लेते हैं। S1 हर्ट साउंड, उसके बाद में इजेक्शन क्लिक है आपका, और ये आपको देखने को मिल रहा है। देखिए हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इजेक्शन क्लिक के बाद में मिड सिस्टोलिक क्लिक,
जिसको हम मिट्टल वॉल प्रोलैप्स भी कहते हैं। ये आगे आने वाली वीडियो में हम जानेंगे। उसके बाद में आपको हर्ट्स टू हर्ट्स साउंड, फिर आपका जो है ओपनिंग स्नैप, ओपनिंग के बाद में अपने ट्यूमर फ्लोप साउंड या एट्रियल मेक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। एस्ते हर्ट साउंड के टाइम पे आपको पेरिकार्डियल शडर देखने को मिलेगा, जो कि केस हो जाता है आपका कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में, आपको ये साउंड सुनाई देगा। S4 हर्ट साउंड आपको सुनाई देगा और लास्ट में फिर अगेन आपको जो है S1 हर्ट साउंड वापस सुनाई देगा। अब हम बात करते हैं देखिए एक पेरिकार्डियल शडर के बारे में। देखिए पेरिकार्डियल शडर जो है एक लो वोल्टेज ईसीजी है, मतलब बिकॉज कैल्सिफिकेशन अराउंड हर्ट सो करंट कैन नॉट फ्लो, क्योंकि हमने जाना पेरिकार्डियल शडर कब सुनाई दे रहा है, जब हर्ट के आसपास जो है कैल्सिफिकेशन हो गई थी। याद आया आपको, येलो कलर से हमने दिखाया था। चूंकि कैल्सिफिकेशन हो गई है तो करंट जो है यहाँ से फ्लो नहीं कर सकती है, करंट फ्लो नहीं कर सकती है, तो ये एक लो वोल्टेज ईसीजी की कैटेगरी में आ जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना इन चीज़ों में। देखिए सिस्टोल है, सिस्टोल जो होता है वो होने में कम टाइम लेता है, लेकिन जो डायस्टोल होता है वो होने में ज़्यादा टाइम लेता है। ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है आपको। हमने एक्यूट पेरिकार्डिटिस के बारे में पढ़ा कि इसमें जो है पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब होता है, जिसमें एसटी एलिवेशन कॉन्केविटी आपको देखने को मिलती है। कैल्सिफिकेशन हो जाता है हर्ट के अराउंड, जो कि हमने जाना कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस में ऐसा हो रहा है, जिसमें आपको पेरिकार्डियल शडर साउंड सुनाई दे रहा है। तो ये एक लो वोल्टेज ईसी है, हमने अभी जाना। मतलब क्या है, ये मार्कर हो जाता है डिजीज सीवियरिटी का। देखिए लो वोल्टेज ईसीजी आपका मार्कर है डिजीज कितना सीवियर हो सकती है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लो वोल्टेज ईसीजी है। हम देख लेंगे कि भैया जो आपका QRS कॉम्प्लेक्स है ना, उसका एम्पलीट्यूड कैसा है। QRS कॉम्प्लेक्स की एम्पलीट्यूड बता देगी कि इन लिम्ब लीड्स, देखिए लिम्ब लीड्स में अगर QRS कॉम्प्लेक्स की जो एम्पलीट्यूड है वो अगर 5 mm से कम है, तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भैया लो वोल्टेज ECG है। तो ये हमारा हुआ हर्ट साउंड पार्ट 2 के बारे में। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस थी। देखिए इनको जब तक आप खुद से एक बेटर ओरिएंटेशन के साथ में खुद से समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। और ये था हमारा हर्ट साउंड पार्ट 2 के बारे में। नोट्स के लिए आप इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।